देखो, हमने लास्ट क्लास में ये टॉपिक छोड़ा था, ईएम वर्सेस आई, स्ट्रॉन्ग वर्सेस बोल्ड। सब वर्सेस सुप, आईनेस वर्सेस डिलीट, मार्क स्मॉल, ये सब टैग्स हमने पढ़ने थे। हमने लास्ट क्लास में कौन से टैग्स पढ़े थे? सिंपल पढ़े थे, H1 से लेके H6 तक टैग पढ़े थे, एक पी टैग पढ़ा था, और कौन से टैग पढ़े थे? सिंपल में खाली यही टैग पढ़े थे हमने, और कुछ नहीं पढ़े थे। हाँ जी, हाँ बी आर पढ़े थे, HR पढ़े थे, वो तो नॉर्मल थे। ठीक है, ईएम वर्सेस आई, इसको देखते हैं क्या है फर्क, क्या है इनमें। इसे हटाओ। ठीक है, हाँ जी करण बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग बेटा। सर सर ये थोड़ा टेक्स्ट थोड़ा कंट्रोल प्लस से जूम कर दीजिए, बारीक अक्षर थोड़े दिखते नहीं हैं। ठीक है, थोड़ा ठीक कर रहा कंट्रोल हूँ। प्लस। कोई नहीं, कर रहा हूँ मैं। एक मिनट रुको, उस पे ही रहो, देखो क्लियर अब सही है, देख रहे आप करण? स्क्रीन स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही अब। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही अब? अब देखो करण, ठीक है अब? वन टाइम और। अब यस सर, नाउ विजिबल सर, कंफर्टेबल। ठीक है। थैंक यू सर। ओके बेटा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था हेड टैग में कैसे होता है कंटेंट। हेड टैग हमारा किस लिए होता है? जस्ट एक, मेरा डॉक्यूमेंट किस पे डिपेंड है। और बॉडी टैग में क्या होता है कि जो कंटेंट मुझे अपने ब्राउजर पर डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, आप में से कोई वो भी है शाकिब नाम के? आप भी हो? ठीक है। आप वो ना, क्या आप काउंसलर अभिषेक सर है ना? ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट में कौन से ज्वाइन है? हाँ जी, ठीक है। ओके, अब अगर मैं बात बोलूं, आपका पीपीटी में क्या लिखा है इसमें? ईएम वर्सेस आई। अगर मैं बात बोलूं, ईएम में डालते हैं, ईएम मैंने लिखा हेलो, और अगर मैं आई टैग लूं तो मैंने इसे दिया हेलो। दोनों में अगर मैं आउटपुट देखूं एक बार ही, आप देख रहे हो हेलो और हेलो, आउटपुट दोनों का सेम है। दोनों आपको कैसा दे रहे हैं? इटैलिक में दे रहे हैं। आपका ईएम भी कैसा कंटेंट डिलीवर करता है? इटैलिक। और आई भी क्या है? वो तो है ही इटैलिक के लिए। तो दोनों में फर्क क्या है? अगर दोनों के आउटपुट एक ही हैं तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों का अगर विजुअलाइजेशन फॉर्म देखा जाए, आउटपुट रिस्पॉन्स देखा जाए, तो इनका क्या है? ईएम और आई का क्या दे रहे हैं? ये इटैलिक फॉर्म में आपको आउटपुट दे रहे हैं। फर्क क्या है? ईएम मीन्स इम्फेजिस और आई मीन्स इटैलिक। इम्फेजिस और आई टैग आपको रिप्रेजेंट फॉर्म में, मीन्स विजुअलाइजेशन फॉर्म में आउटपुट सेम देंगे, इटैलिक फॉर्म में आपको आउटपुट देगा, बट इंटरनल इसका वर्किंग अलग है। ईएम इज यूज फॉर एसईओ। जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का थोड़ा सा आइडिया होगा, वो कॉन्सेप्ट सुना होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है,
जो भी डिजिटल मार्केटिंग पढ़ते हैं, जो इनके होते हैं कैंडिडेट्स होते हैं, उनके अंदर पूरा पूरा टॉपिक आता है एसईओ वाला, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें आप ए डालते हो अपने ब्राउजर पर और अमेजन वेबसाइट सबसे टॉप रैंक कर जाती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ही क्या होता है, अपनी वेबसाइट को सबसे टॉप पे रैंक करवाना। यही कॉन्सेप्ट है बेसिक एसईओ का। तो उन्हीं में से एक पार्ट है, बहुत सारे पार्ट होते हैं एसईओ करने के लिए, उन्हीं में से एक पार्ट है ये ईएम। अगर आप अपनी एचटीएमएल फाइल के अंदर ईएम के अंदर जो कंटेंट डालते हो वो आपका ब्राउजर रीड करता है। और ईएम का मतलब ही क्या होता है, इनफेजिस। आप ब्राउजर को बोलते हो जो मैंने कंटेंट लिखा है इसके अंदर इसे इनफेज करो, ये कीवर्ड रखो, और उस कीवर्ड पे जब कोई सर्चिंग होएगी तो मेरी वेबसाइट को सबसे ऊपर दिखाओ। इसके अंदर आप जो भी लिखते हो वो कौन पढ़ता है, ब्राउजर उसे पढ़ता है और उन कीवर्ड्स को अपने अंदर रिजर्व करके रख लेता है। और इन फ्यूचर में अगर उन्हीं कीवर्ड्स को ज्यादा सर्च किया जाता है और ज्यादा टाइप किया जाता है तो इसी से आपकी वेबसाइट टॉप रहे। ये उनमें से एक एसईओ का पार्ट है। ये बस इतना सा ये एसईओ नहीं है, गेमर्स मतलब बस इतना पढ़ा एसईओ हो गया, फिर तो डिजिटल मार्केटिंग भी हम बन जाते। ठीक है, ये नहीं है, ये उन्हीं में से एक छोटा सा उसका एक पार्ट है। ठीक है, मींस ईएम और आई आपका आउटपुट का फॉर्म में एक है, बट ईएम क्या है, इट्स ए टैग फॉर एसईओ, और आई इज ओनली फॉर विजुअलाइजेशन फॉर्म। ये और ऐसी अगर मैं आपको बताऊं, एक होता है टैग आपका स्ट्रॉन्ग वर्सेस बोल्ड। अगर मैं ऐसे लिख दूं, बीआर टैग तो मैंने बताई दिया, बीआर स्टैंड फॉर लाइन ब्रेक। दो बारी बीआर लगा दूंगा तो दो बारी लाइन ब्रेक हो जाएगी। मैंने यहां पे लिखा स्ट्रॉन्ग, मैंने यहां पे लिखा हाई, और यहां पे मैंने लिखा बोल्ड, और इसमें भी लिखा हाई। दोनों के आउटपुट आप देख रहे हो सेम ही है। दोनों के आउटपुट आपको विजुअलाइज, वही मैं बताऊं, दोनों के आउटपुट विजुअलाइजेशन फॉर्म में एक रहेंगे, बट फर्क क्या है, बोल्ड आपका क्या है, नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है एचटीएमएल का, बट बोल्ड क्या है, एससीओ के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। आप इसके अंदर जो भी लिखते हो वो किस में आता है, आप स्ट्रांगली बोलते हो कि अपने ब्राउजर को इसे स्ट्रांगली रीड करो। अदरवाइज आउटपुट अगर आप देखोगे तो दोनों का एक मिलेगा, कुछ फर्क नहीं होगा। या का फर्क क्या है, ईएम और आई में क्या है, इटैलिक फॉर्म आपको दोनों देंगे, बट ईएम इज एक्स्ट्रा फॉर एससीओ। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग आपका एक ही आउटपुट देंगे, बट स्ट्रॉन्ग इज फॉर आपका एससीओ के लिए। फिर आता है आपका सब और सुप। इसके बाद में बीआर टैग लगा देता हूं। मैंने लिखा एच, सब लिखा, इसमें डाला टू, फिर मैंने डाला आउटपुट। देखिए एक बार कैसा आया, H2O। छोटे होते हम स्कूल्स में थे, सबने मॉल के पढ़ेंगे, O2 स्टैंड फॉर ऑक्सीजन, CO2 होता था कार्बन डाइऑक्साइड का, C2 था, बस ऐसे ही था कुछ। ठीक है, H2O किस लिए होता था, वाटर के लिए होता था। अब H2O में क्या होता है, टू थोड़ा सा नीचे होता है। ठीक है, ये अगर मेरे को साइंटिफिक वेबसाइट है, मुझे मॉलिक्यूल्स दिखाने हैं, तो इस तरीके से आप कैसे लिख सकते हो, मैंने कैसे लिखा, H लिखा, सबके अंदर टू डाल दिया और फिर O लिख दिया। तो ये आपका क्या देखा, H ने क्या सिंपल प्रिंट कर दिया आपको H, और टू को थोड़ा सा H से नीचे, और O भी क्या था आपके, O सबसे बाहर था तो वो भी ऊपर हो गया। तो ये कैसे प्रिंट हो गया आपका H2O। अगर मेरी इसी चीज में ऐसे लगा लू, मैंने लिखा 4 SUP सुप, और इसकी मैं डाल दूं 2। ये क्या कर देता है, जैसे मैथमेटिक्स वेबसाइट होती है ना, 4 की पावर 2, इसे ना बीआर टैग देता हूँ यहाँ पर, नहीं तो एक ही लाइन में आएगा ये। बीआर स्टैंड फॉर लाइन ब्रेक, और मैं इधर रख दूं तो कैसे है, 4 की पावर 2, सिंपल। कोई दिक्कत है इसमें अभी तक, क्लियर है ना। फिर आपका क्या आता है, आईएनएस वर्सेस डिलीट। इस पीपीटी में आईएनएस वर्सेस डिलीट नहीं होना चाहिए, आई वर्सेस, आई दिखा देता हूं पहले आपको, INS, मैंने लिखा हेलो, और इसके बाद लगा देता हूं बीआर टैग। INS का अगर मैं देखूं, मैंने हेलो के नीचे अंडरलाइन होके आ रहा है,
और यही चीज अगर मैं इस पे लिख लूं यू टैग में, यू से भी अंडरलाइन हो क्या रहा है, सेम है, आईएनएस और यू एक ही टैग है। जो पीपीटी में लिखा है आईएनएस वर्सेस डीईएल डिलीट, बेसिकली लिखा क्या होना चाहिए था, आईएनएस वर्सेस यू लिखा होना चाहिए था। ठीक है, आईएनएस वर्सेस यू ले, आईएनएस क्या आपका, आपका एससीओ फ्रेंडली मींस आप ब्राउजर को बोलते हो कि ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इन्हें अपने स्टोर करके रख लो, और यू मींस नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है। ठीक है, तो आईएनएस वर्सेस डिलीट नहीं है, आईएनएस वर्सेस यू होना चाहिए था पीपीटी में। ठीक है, डिलीट तो कुछ नहीं है, मैं आपको डिलीट दिखा देता हूं। अगर मैंने यहाँ पे बियर टैग लिया, लाइन ब्रेक करके मैंने लिखा डीईएल, मैंने इधर लिखा 4000, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ RS, ₹4000। ये वेबसाइट में पड़ी है, पहले प्राइस इतना था, डिस्काउंट करने का इतना, ये लाइन लगी होती है, ये ऐसी लगी थी। वैसे तो मैं बताऊं ये चीज लगाई जाती है हम सीएसएस के थ्रू, स्ट्राइक थ्रू, इसका एक सीएसएस प्रॉपर्टी होती है स्ट्राइक थ्रू। अंडरलाइन, ये जो साइड में अंडरलाइन जो करके दिखा रहा हूँ, स्ट्राइक थ्रू करके दिखा रहा हूँ, लाइन को जो काट रहा हूँ, इसके लिए सीएसएस बनी हुई है, अंडरलाइन करने के लिए, डैश करने के लिए, अपर लाइन करने के लिए, ये सब हम सीएसएस से करते हैं। बट क्या है, अभी हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के लिए अगर मुझे काम करना है, स्ट्रक्चर वाइज अगर किसी वर्ड को काटना है तो मैं किसका यूज करूंगा, डिलीट टैग का यूज करूंगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस जब हम सीएसएस पर आ जाएंगे, ये जो मैंने लाइन बनाई ना, ये हम सीएसएस के थ्रू बनाएंगे। ठीक है, बट अभी हम किससे, अभी हमारा कंसर्न क्या है, एचटीएमएल, नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। तो अभी हम स्ट्रक्चर के वाइज पढ़े, डिजाइनिंग पे तो हम जा ही नहीं रहे। तो इसलिए जब हम उस पे आएंगे, फिर कोई अगर बच्चा बोलेगा उस टाइम पे कि इसमें और उसमें क्या फर्क है, फर्क कुछ भी नहीं है, वो आपने स्ट्रक्चर के टाइम पे डिफाइन कर दिया, और दूसरा आपने क्या है, डिजाइनिंग के टाइम पे डिफाइन करा। ठीक है, फिर आपका कौन सा आया था, आपका मार्क और स्मॉल। हाँ जी करण। सर आउटपुट थोड़ा सा जूम करके दिखा दिया करो प्लीज, थोड़ा आउटपुट ठीक, थोड़ा जूम कर दिया करो। ठीक, ठीक है करण, कर देता हूँ मैं। मैंने लिखा, अब एक पी टैग इज नथिंग, इट इज स्टैंड फॉर पैराग्राफ टैग। पी टैग में मैंने क्या लिखा, एक नॉर्मल सेंटेंस लिखा, LOREM। लॉरम कुछ भी नहीं होता, एक आपका क्या होता है, डमी टेक्स्ट दिखाने के लिए होता है, मुझे लिखना ना पड़े। मैंने बोला एक लॉरम मुझे चाहिए 12 वर्ड्स का, तो ये मुझे 12 वर्ड्स का एक नॉर्मल डमी टेक्स्ट बना के दे दिया पी टैग के अंदर। ठीक है, इस पी टैग के अंदर मैंने क्या यहाँ पे लगा दिया टैग, आपको यहाँ पे मैं मार्क लगा देता हूँ। इसको यहाँ से काटा और मैंने यहाँ पे इसे बंद कर दिया। मींस एक स्पी टैग के अंदर मैंने एक मार्क लगाया और इसे कैसे कर दिया, मैंने ओपन और क्लोज करा। अब मैं आउटपुट देखूंगा इसका, आप देख रहे हैं मुझे, ये जब हम पढ़ते हैं कोई बुक, हम मार्क नहीं कर देते हाईलाइटर से, ये काइंड ऑफ वही है चीज। जब मैं कोई अपना स्टैटिक पेज बना रहा हूं तो मुझे कोई चीज को हाईलाइट करके दिखाना होगा, तो मैं, और ये अगर मुझे मैं सीएसएस के थ्रू लगाना पड़ेगा, मैं इस मार्क के जगह पे टैग लूंगा स्पैन और उस पर लगा दूंगा क्लास, वो सीएसएस का पार्ट होगा। ये मार्क का जो काम है ना, जो मार्क टैग ने करा है, ये मैं सीएसएस के थ्रू भी कर सकता हूँ। हाँ जी, कलर नहीं, इसका प्रीडिफाइंड कलर है, येलो है। बट आप अगर आपको अपने टाइप का कलर चाहिए, येलो, रेड, ब्लू, पिंक, वो सीएसएस के थ्रू हो जाएगा। बट अगर आपको स्ट्रक्चर वाइज चलना है, स्ट्रक्चर में आपको बाय डिफॉल्ट कलर येलो ही मिलता है, अपना कलर चेंज करना है तो हम सीएसएस के थ्रू इसे कर सकते हैं। और अगर ये चीज आपको लाइफ में जावास्क्रिप्ट के थ्रू करनी है, जावास्क्रिप्ट क्या करती है, बटन क्लिक पर हाईलाइट कलर हो जाए, वो ये काम करती है। फिर आता है आपका एक टैग है लास्ट, स्मॉल। मैंने इसमें लिखा हेलो स्टूडेंट। अब इसका आउटपुट अगर आप देखोगे,
तो हेलो स्टूडेंट थोड़ा सा पतला होके आ गया है। नॉर्मल कैसे थे, ऊपर थोड़े बड़े थे, ये देखो थोड़ा पतला हो गया ना, तो ये थोड़ा स्मॉल रूप में आ जाता है बस। इन टैग्स को नोट डाउन कर लो। मैं ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ लेता हूँ, कोई डाउट तो नहीं आया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स सब कुछ क्लियर है? शिवा, सॉरी, शशांक, शहबाज, क्लियर है आपको? शहबाज, आप न्यू स्टूडेंट हो बेटा? आपकी फर्स्ट क्लास है आज? तो आपको थोड़ा सा पहले एचटीएमएल आता है, जो मैंने अभी करवा रहा हूँ, आपको पता है थोड़ा सा एचटीएमएल? वेरी गुड, परफेक्ट। तो मतलब अभी का जितना मैंने एचटीएमएल कराया, मतलब आप जैसे वो कर रहे होगे, मैंने बॉडी टैग के अंदर लिख रहा हूँ एचटीएमएल, आपको इतना रिलेट कर पा रहे होगे ना आप? चलो, मतलब ऐसा तो नहीं ना, वेस्ट तो नहीं जा रही ना आपकी क्लास? ओके बेटा, ठीक है। परवीन, प्रशांत, मोहम्मद, ओके। प्रशांत, परवीन, क्लियर है? ठीक है, ओके ओके। हाँ करण, बोलो। सर स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है, बार बार बंद हो जाती है। वो स्टक हो रही होगी, मैं आई थिंक स्टक हो जाती है नेटवर्क की वजह से। अब ठीक है करण? यस सर, नाउ विजिबल। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ईएम टैग से नोट डाउन कर लो। क्लियर है बेटा आप दोनों? क्लियर है आप दोनों को? क्लियर है? एचटीएमएल पार्ट तो फिर भी थोड़ा सा इजी है। थोड़ी सी इसका डिफिकल्ट लेवल पड़ेगा सीएसएस, फिर और डिफिकल्ट लेवल पड़ेगी जावास्क्रिप्ट। वहां आपकी जर्नी थोड़ी सी टफ हो जाएगी। एचटीएमएल तक तो फिर भी ठीक है, इजी है।
आगे बढ़े, हो गया सबका नोट डाउन हो गया, कर लिया नोट डाउन, नहीं करा अभी, करो करो जल्दी कर लो, फिर आगे बढ़े। करूं आगे बढ़ूं अब, चल देखिए 50 में नेक्स्ट क्या है आपका टॉपिक। देखो ये सब इन्होंने दिए थे आपका, बोल्ड का, स्ट्रॉन्ग का, आई का, ईएम का, मार्क, स्मॉल, डिलीट, आइनेस, ये सब एग्जांपल दिए। आउटपुट आपका सबका भी ऐसे ही आ रहा है जो मैंने करके दिखाया, ठीक है। देखो अब आपका क्या होता है, आईएमजी टैग, आईएमजी स्टैंड फॉर इमेज टैग, इस पे क्या, एसआरसी, विड्थ, हाइट, ऑल्ट, देखें कैसे लगता है ये एक बारी। मैंने यहाँ पे लिया एक अपना कोई इमेज है मेरे पास, इसमें देखो एक बार इमेज पड़ी है कोई, ये तो कोई आपकी है, ये इमेज के नाम से आपका ये फोल्डर था, ठीक है। मेरा फोल्डर कौन सा, ये वाला ना। अपने फोल्डर के अंदर एक इमेज डाल लो, ठीक है। मैंने अपने एक फोल्डर के अंदर इमेज डाल ली, कौन सी इमेज है ये, एक फ्लावर है, देखिए, ठीक है। जो मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है, मैंने उसके अंदर एक काम करता हूं, ये मेरा फोल्डर है HTML12, इसको मैंने ओपन करा है, तो मैं जो इमेज है मैं इसे एक अंदर फोल्डर बना लेता हूं बाय द नेम इमेजेस, ठीक है। इस इमेजेस फोल्डर के अंदर इस इमेजेस फोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर बना रहा हूं। ये मैं नेस्टिंग क्यों कर रहा हूं, जस्ट अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, नहीं तो चाहता मैं एक इमेज एक फोल्डर के अंदर भी इमेज डाल सकता था, पर मैं नेस्टिंग क्यों कर रहा हूं, जानबूझ के कर रहा हूं, वो दूसरे टॉपिक में आपको समझ आ जाएगी क्यों कर रहा हूं मैं। मैंने इस इमेजेस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाया बाय द नेम एसेट्स, और इस एसेट्स फोल्डर के अंदर अब मैंने अपनी इमेज डाल दी, ठीक है। अब मैं इसे बैक कर दूंगा, यहां से मैं अपनी इमेज यहां से डिलीट कर, मेरी इमेज यहां नहीं है, इसे डिलीट कर, ठीक है। मेरे इमेजेस फोल्डर के अंदर एसेट्स फोल्डर है, और एसेट्स फोल्डर के अंदर इमेज पड़ी है, ठीक है। और ये मेरा कौन सा फोल्डर है बाय डिफॉल्ट, ये मेरा जो ये वाला फोल्डर है HTML12, ये मेरा कौन सा एप्लीकेशन लेवल फोल्डर है, HTML12 इसमें मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है, ठीक है। ठीक, मैंने यहाँ पे लिया अपना टैग IMG, ठीक है। IMG टैग आपका क्या होता है, सेल्फ क्लोजिंग होता है, इससे मुझे क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे मैंने पहला क्या लिया, SRC, SRC मीन्स स्टैंड फॉर, आपका वो एट्रीब्यूट है कि आपकी इमेज का सोर्स क्या है, वो कहां पे पड़ी है। मैंने लगाया मेरे क्या, इस इमेज डॉट स्लैश इमेजेस फोल्डर आ गया बाय डिफॉल्ट। VS कोड मैंने आपको बताया था क्या होता है, आपका IDE है, अपने आपको सजेशन देना स्टार्ट हो गया है, इमेजेस नाम का फोल्डर है, एंटर मार लो। इमेजेस के अंदर एसेट्स भी दे रहा है,
वो भी दे रहे हैं, उसने इमेज का नाम भी दे रहा है, ये भी दे, सारे सजेशन तो इसने खुद दे दी। क्या मुझे टाइप करना पड़ा, इमेजेस लिखता फिर स्लैश करके एसेट्स लिखता फिर स्लैश करके इमेज का नाम लिखता। ये क्या है, वीएस कोड आपका एक आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। वो एक आपको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, आप बस फोकस करो अपनी डेवलपमेंट पे, बाकी बिहाइंड द सीन अंडर द हुड वो सारी चीजें खुद आपको सजेशंस, आपको क्या नाम है, एरर्स खुद दे देते। क्या मैंने बोला ठीक है, और मेरी क्या है, नॉर्मल अगर मैं आउटपुट देखूं, इतना करके मुझे अपना मेरा आउटपुट आ गया होगा, मेरी इमेज मुझे दिखनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये हेलो स्टूडेंट के साथ बिल्कुल इसलिए दिख रही है कि स्मॉल टैग का वो होता है। अब मैं बीआर टैग लगा देता हूँ और एक और दो बीआर लगा देता हूँ। नॉर्मल मेरी इमेज मुझे शो हो रही है। ठीक है, ये अगर मैं चाहता हूँ मेरी इमेज का एक थोड़ी विड्थ हो, मेरी इस इमेज की विड्थ हो जाए 200 पिक्सल, मेरी इस इमेज की हाइट हो जाए 200 पिक्सल। आउटपुट अगर मैं देखूं, छोटी हो गई है 200 पिक्सल, थोड़ी और छोटी कर दूं, 100 पिक्सल कर दें ताकि थोड़ी सी दिखे। छोटी 100 पिक्सल। ठीक है, अगर सपोज करो मैं ऐसा लेता, मेरे इस फोल्डर के अंदर ऐसे नाम के कोई इमेज ही नहीं है, मैं डबल एस लगा दिया, इस नाम के फोल्डर है नहीं इस, तो क्या अब आउटपुट आएगा, आपकी इमेज शो नहीं होगी। देखा क्रैश हुआ सिंबल आ रहा है, यूजर को क्रैश हुआ सिंबल के साथ कुछ मैसेज भी दिखे तो इसके लिए क्या आता है, ऑल्ट, नो इमेज फाउंड। अब अगर मैं देखूंगा मेरा आउटपुट, तो मुझे यहाँ पे एक मैसेज दीजिएगा, नो इमेज फाउंड। ठीक है, ये क्या होता है, ऑल्टरनेटिव होता है, अगर इमेज नहीं मिल रही तो यूजर को मैसेज दिखा दो ताकि उसे कुछ तो दिखे यहाँ पे कोई इमेज थी। ठीक है, अगर तो सही है तो ये वर्क नहीं करता। जैसे अब मेरी क्या, ये इस नाम से मेरी इमेज मिल रही थी, सही है, तो मेरी इमेज दिख जाएगी। अब वो आपको नो इमेज फाउंड नहीं दिखेगा। पर मैं वैसे बताऊं, इस इमेज के पीछे अभी भी लिखा है, मैं बताऊं गया नहीं है कहीं। आप सोचते हो कहीं चला जाता है, तो ये जब इमेज आ जाती है तो वो हट जाता है, इमेज चली जाती है तो वो आ जाता है। लिखा है इस इमेज के बिहाइंड है, पीछे लिखा हुआ है। अब इमेज नहीं दिखी तो पीछे वो दिख गया, इस इमेज के पीछे लिखा है ये इमेज नॉट फाउंड, कहीं गया नहीं है वो। ठीक है, इसमें क्या लिखा है आपके, एसआरसी विथ हाइट ऑल्ट। ठीक है, एक वैसे मैं बताऊं, एक टैग और होता है इसका, टाइटल, मैंने इसे लिख दिया फ्लावर, फ्लावर इमेज। ये वो होती है काइंड ऑफ एक तरह का छोटा सा टूल टिप होता है, जब मेरा यूजर इस इमेज पे होवर करे ना, तो इस छोटा सा देखो मैसेज दिखा, फ्लावर इमेज, ये जो चीज दिख रही है, छोटा सा मैसेज सा जो दिख जाता है, ये आपका टाइटल होता है। ताकि जब मेरा यूजर होवर करे तो जो मैंने टाइटल में लिखा होता है ना फ्लावर इमेज, तो ये क्या दिख जाता है, मैं छोटा सा होवर करूंगा तो फ्लावर इमेज लिख जाए। ये उसके होते हैं जब आप किसी के मोबाइल पे जाते हो, तो आप होवर करो तो उसका मॉडल नंबर लिखा आ जाए, सैमसंग गैलेक्सी A15। ठीक है, तो मॉडल लिखा जाए, यूजर जब होवर करे तो मॉडल लिखा जाए, ये उस काम के लिए छोटा सा एक मैसेज होता है। राइट, ये इमेज टैग एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ू। और एक चीज, हाँ एक बात और बताऊं, आपके पाथ दो टाइप के होते हैं, वन इज रिलेटिव पाथ, अदर इज एब्सोल्यूट पाथ। ये जो आपने दिया ना, पूरा पूरा पाथ दिया है कि मेरे इस इमेजेस फोल्डर में जाओ, उसके अंदर एसेट्स है, उसके अंदर एक इमेजेस नाउ जीएफए के एक फाइल पड़ी है। जो आपका डॉट स्लैश फिर स्लैश करके पाथ बनते हैं ना, इनको बोलते हैं रिलेटिव पाथ। एक होते हैं आपके एब्सोल्यूट पाथ, वो क्या फर्क होता है अभी बता दूंगा। इसकी जगह पे एब्सोल्यूट पाथ भी लिख सकते थे, ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पे इसके यहाँ पे एब्सोल्यूट पाथ भी लिखो तब भी आपकी इमेज आ जाएगी। बट आपके क्या रिलेटिव पाथ सबसे ज्यादा कहाँ यूज होते हैं, रिएक्ट के अंदर। जब आप रिएक्ट पे मूव ऑन करोगे, रिएक्ट लेता ही एब्सोल्यूट, मतलब मोस्ट ऑफ द किसी पे आपके रिलेटिव पाथ को लिया जाएगा। ठीक है, और क्या फर्क होता है मैं आपको इसका मैं बताऊंगा अभी, आप इसे नोट डाउन कर लो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, और स्टूडेंट्स का भी हो जाए बस एक बार। हाँ करण बोलो।
वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट वाला जो एट्रीब्यूट है उसमें हम्म, फिर जब इमेज आ जाती है फिर वो बिहाइंड हो जाता है, वो दिखता क्यों नहीं फिर सर वो? क्यों इमेज आगे आ गई ना। इमेज इमेज उसको कवर अप कर लेती है। हाँ कवर कर लेती है, आगे आ जाती है। ओके ओके। ठीक। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट तो नहीं? शशांक, शहबाज, प्रवीण क्लियर है? वेरी गुड, ओके। नोट डाउन हो जाए तो मुझे बता देना, फिर मैं आगे बढ़ूं। सबका हो गया नोट डाउन? सबका हो गया, चलो। अब इसी से एक चीज और समझाता हूं मैं। आप ये चीज देखो, थोड़ा सा इस पे माइंड लगाओ। ये देख रहे हो आप, आपको पाथ पूरा क्या देना पड़ रहा है, स्लैश इमेजेस स्लैश एसेट स्लैश इमेजेस। ठीक है। अगर सपोज करो मेरा एक आईएमजी टैग एक और होता, एक आईएमजी टैग मेरा एक और है, ठीक है, एक और मेरा आईएमजी टैग है, ठीक है, मेरे 3 आईएमजी टैग है। अब मैंने क्या करा है, मेरा एक आईएमजी टैग, मेरा दूसरा आईएमजी टैग, मेरा तीसरा आईएमजी, तो ये सेम चीज मुझे क्या है, इमेज 3 बार ही दिख जाएगी बस। ये हुआ है, 3 बार इमेज दिख गई। आप 2 मिनट के लिए मान के चलो, अभी मैं एक ही डाउनलोड में इतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। आप ये मान के चलो, ये मेरी इमेज अलग है, ये मेरी इमेज अलग है, ये मेरी इमेज अलग है, ये तो मान सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। ये मेरी है रेड फ्लावर्स, ये है मेरे येलो फ्लावर्स, ये है मेरे ग्रीन, सबके नाम अलग अलग है। ठीक है, ये इमेज 1.jpg, इमेज 2.jpg, इमेज 3.jpg, फॉर एग्जाम्पल 3 मेरी इमेजेस हैं। मुझे तीनों के लिए ही पाथ कितना लिखना पड़ रहा है, इमेजेस के अंदर जाओ, एसेट्स के अंदर जाओ, इस इमेज को उठाओ, इमेजेस के अंदर जाओ, एसेट्स के अंदर जाओ, इसको उठाओ, इमेजेस के अंदर जाओ, एसेट्स के अंदर जाओ, इसको उठाओ। ये पूरा पाथ मुझे अननेसेसरी लिखना पड़ रहा है, जबकि मेरी सारी सारी इमेजेस कहाँ पड़ी हैं, एक ही जगह पर पड़ी हैं, सेम ही जगह पर पड़ी हैं। इसके लिए ही आपका क्या आता है, एचटीएमएल में एक हम बना देते हैं बेस टैग। क्या बना देते हैं, बेस टैग। और मैंने क्या बोला था, आपका एचटीएमएल की सारी डिटेल, यस मैम, इसके बाद मेरी नोट की है, 3:30 बजे होगी मैम। उसमें मैम मेरे आते हैं, कहने में कुछ 10 बार आते हैं मैम। हाँ 3:30। ठीक है, ओके। अगर मुझे बताना है तो मैंने क्या बोला, मेरे जो भी मेरा होती है डिटेल, मेरे जो मेरे पेज किस पे डिपेंड होता है, वो कहाँ जाता है, हेड टैग के अंदर। अब मैं बनाने जा रहा हूँ कि मेरा डॉक्यूमेंट का बेस क्या है, बेस क्या लगा दो मेरे डॉक्यूमेंट के आगे, तो वो कहाँ जाएगी आपकी, हेड टैग के अंदर। और अगर मैं पीपीटी की बात करूं, याद है मैंने पीपीटी में जब करवाया था, एक बेस टैग आया था उस टाइम पे, मैंने उस टाइम बोला था करवाऊं, ये देखो हेड टैग के अंदर ये बेस टैग आता है। मैंने आपको बोला था एक टाइम पे एग्जांपल आएगा, करवाऊंगा आपको, तो वही मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ अब।
मैंने इसके अंदर लिखा बेस टैग, ठीक है। इसका एक एट्रीब्यूट है href, हाइपरलिंक रेफरेंस, ठीक है। मैंने बोल दिया मेरे इस सारे की सारी बेस क्या है, ये है। यहां तक तो सबकी इमेजेस सेम ही आ रही थी ना यार, अगर बोलो यहां तक के तो सबका पाथ सेम ही है। तो मैंने इसको क्या करा, इस इमेज को बेस बना दिया अपना, मैंने बेस बना दिया ये, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट मुझे किसी के अभी लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये सारे आप हटा सकते हो। इससे मुझे फायदा क्या मिला, फायदे सुनो। एक तो क्या है, ऑटोमेटिकली जब आपकी ब्राउजर में ये इमेज लोड होएगी तो ऑटोमेटिक ब्राउजर ने इस इमेज के आगे आपका बेस क्या बना दिया, ये पाथ उसने ऐड ऑन कर दिया ऑटोमेटिकली। जब मेरी सारी इमेजेस एक ही जगह पे पड़ी हैं, मैं अननेसेसरी नीचे कोड लिखता जा रहा हूं, मैंने क्या कर दिया, एक ही जगह पे बेस बना दिया, फायदे, ठीक है। अगर आप आउटपुट देखोगे, आपको आउटपुट में अभी भी तीनों इमेजेस मिल रही हैं, कि अल्टीमेटली क्या है, जब आपकी ये HTML फाइल ब्राउजर में लोड हुई तो उसने HTML ने क्या बोला कि मेरा इस पूरे HTML डॉक्यूमेंट का एक बेस बना दो, और वो बेस का पाथ क्या है, ये है। अब आगे मेरे जितने भी टैग्स होंगे जो SRC लेते हैं, उनके आगे ये बेस जोड़ देना। अगर ये बेस, अगर मैं मैन्युअली जोड़ रहा था, जब इसके आगे ये बेस मैन्युअली मैं मैन्युअली जोड़ रहा था इसके आगे, ऐसे जो जोड़ रहा था मैं इसके आगे इस तरीके से जोड़ रहा था ना, अब ये किसने जोड़ दिया है, बाय डिफॉल्ट ब्राउजर ने जोड़ दिया है। अब मुझे क्या लिखना है, बस इमेज का नाम लिखना है, दैट्स इट। अब मेरी ये इमेज होती है, ये इमेज का नाम, ये मेरी दूसरी इमेज का नाम, और ये मेरी थर्ड इमेज का नाम। मुझे सिंपल इमेज का नाम जोड़ना है, मेरे ब्राउजर से वहां से अपना पाथ उठा लेगा ब्राउजर खुद ही। एक बेनिफिट ये हुआ। दूसरा बेनिफिट क्या हुआ, इन फ्यूचर में सपोज करो मेरे इमेजेस फोल्डर के अंदर एसेट्स फोल्डर होता, एसेट्स फोल्डर के अंदर आता पार्ट फोल्डर, एक सपोज करो एक होता फोल्डर पार्ट, और पार्ट के अंदर इमेजेस डाल देता मैं। तो अगर मैं ये काम करता यहां पर, तो मुझे पूरा पाथ बदलना पड़ता है, इमेजेस फोल्डर के अंदर जाओ, फिर एसेट्स फोल्डर के अंदर आओ, फिर एसेट्स फोल्डर के अंदर पाथ जाओ, पाथ के अंदर इमेज ढूंढो। यही काम मैं यहाँ पे भी करता, यही काम मैं यहाँ पे भी करता, सब जगह करने पड़ते मुझे काम। अब बताओ, मैंने ये मॉडिफिकेशन यहाँ करनी है एक ही जगह पर, सब जगह ले लेंगे, अपने वहां पर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर यही चीज मेरी आज तो 3 जगह है, यही मेरी फाइल के अंदर 40 जगह 50 जगह होती, तो मैं 50 जगह जाके मैन्युअली चेंज करता। इमेजेस फोल्डर के अंदर जाओ, फिर एसेट्स फोल्डर के अंदर जाओ, फिर पाथ के अंदर जाओ, फिर इमेज डालो। अब मुझे क्या करना है, सिंपल एक जगह पे ही चेंजेस करने हैं, अपने आप सारा का सारा बेस उठ जाएगा, और यहां तो इमेजेस का नाम लिखा ही हुआ है। ये इमेज टैग के लिए नहीं होगा, जो जो आपके टैग आपका पाथ लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एंकर टैग के लिए भी हो जाएगा ये काम। एंकर टैग भी यही बेस उठाएगा, ठीक है। ये एंकर टैग पे भी वैलिड, अभी एंकर टैग है तब बताऊंगा। जो जो टैग आपके सोर्स लेते हैं ना, ये उन पे पाथ ऑटोमेटिकली लग जाएगा अब ये, ठीक है। आगे बढ़े, मतलब ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो पहले, बेस टैग को भी नोट डाउन कर लो, जो मैंने बेस लगा दी है, और एक इमेजेस के नाम से भी कर लो। ये क्लियर है बेस टैग, आई थिंक सबको क्लियर होगा, वेरी गुड। ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ लेता हूँ, कोई इशू तो नहीं है इसमें। शक- शशिकांत, शहबाज, परवीन, क्लियर है बेटा? शहबाज क्लियर आपको? ओके, प्रशांत, मोहम्मद, ओके। किसी स्टूडेंट ने हैंड रेस करा है, हाँ जी, हाँ जी करण बोलो। सर अगर मान लो इमेज हमारी अलग ले तो एक एक जगह पर पड़ी हुई है सारी इमेजेस, अगर अलग अलग हाँ, जगह पर पड़ी हुई इमेज हमारी, नहीं ये उसी की जगह पे तब आएगी तो जब आपकी इमेज एक ही जगह पे पड़ी होती है। उसी केस में वर्क करेगा ना। हाँ, क्योंकि वैसे मैं बताऊं, जब आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं ना, तो इमेजेस का हाँ एसेट्स जी। फोल्डर एक ही होता है। बड़े प्रोजेक्ट्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं रखी होती इमेजेस, एक ही फोल्डर के अंदर ओके सारी ओके। इमेजेस मिलती हैं।
और अगर एंकर टैग पे तो फिर एंकर टैग के साथ मिक्स हो जाएगा ना, फिर तो ये हाँ, तो एंकर टैग गलत नहीं हो एंकर जाएगी? एंकर टैग की लोकेशन भी एक ही डालनी पड़ेगी, उसकी फाइल इधर ही रखनी पड़ेगी फिर। एक ही जगह पर एंकर टैग की फाइल रख। एक ही जगह लेनी पड़ेगी, एक ही जगह लेनी पड़ेगी। ठीक है सर। ठीक है, ओके। सबके लिए काम करेगा, सबके लिए। जो जो टैग आपका पाथ लेते हैं सब पे लग गया है। और एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के पास एक ही बेस टैग होगा। ये भी है, आप दो दो तीन तीन बेस नहीं बना सकते कि इसकी बेस ये बना दो, उसके लिए बेस ये बना दो, इसके लिए बेस ये बना दो। पूरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के लिए अब एक ही बेस बन गई है। ये इंटरव्यू के टाइम पे एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, क्या आपके बेस टैग मल्टीपल बनता है? बेस टैग आपका एक ही रहता है। एक बार आपने बेस टैग में अगर ये पाथ डाल दिया तो पूरे पूरे डॉक्यूमेंट के लिए एक ही पाथ रहेगा। आप ये नहीं कर सकते मेरी इस इमेज के लिए ये बेस बना दो, उस इमेज के लिए ये बेस बना दो। किसके अंदर बेटा? अलग फाइल रहेगा? अलग फाइल को नहीं रहेगा, फिर आपको यही फाइल डालनी पड़ेगी, इसी फाइल। अब आपका यही बेस बन गया है। अगर इसे हटा दो, अगर नहीं चाहिए तो इसे बेस टैग को हटा दो। अगर आपको मल्टीपल्स पे जाना है, अगर आपकी हर एक इमेजेस डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे पड़ी है, तो फिर फेस यूज केस ये नहीं है। और बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, एसेट्स फोल्डर इमेजेस का एक ही होता है। हाँ, उसके आगे भी जोड़ देगा ये, फिर ये उसके आगे भी जोड़ देगा। और हाँ, तो फिर जो भी अब आपका बेस बनाया वो उसके आगे जोड़ देगा, और वो शो होएगी नहीं फिर। अब वो शो नहीं होएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चीज तुम्हें दिखाई देता हूं, अब ये चीज देखो, इस चीज को देखो, पाथ तो बिल्कुल सही है। इमेजेस फोल्डर के अंदर एसएच फोल्डर है और इमेजेस के अंदर जीएफ है, पाथ बिल्कुल सही है। बट अब ये पहली इमेज है, दूसरी इमेज है, तीसरी में। अब आप नोटिस करोगे पहली इमेज शो नहीं होगी, नहीं हुई ना पहली इमेज शो। तो अल्टीमेटली क्या है, इसके आगे भी क्या जुड़ गया है? ये जुड़ गया है। इमेजेस के अंदर एसेट्स है, क्या एसेट्स के अंदर एक और फोल्डर है इमेजेस नाम करके? नहीं है। अब ये पाथ ही मैच नहीं हुआ। कि अल्टीमेटली क्या है, ये अब पूरे के पूरे इसके आगे भी यही आपके लगा के दे रहा है, इसके आगे भी। हाँ, तो नीचे के शो नहीं करेंगे फिर वो ऊपर वाले ये क्या है, अगर तो आपकी इमेजेस मल्टीपल जगह पे पड़ी हुई हैं, तो इस वाले अप्रोच को मत अडॉप्ट करो। अगर एक ही जगह पे सब पड़ा है तो इस वाली अप्रोच को अडॉप्ट करो। ठीक है, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में एक ही जगह पे एसेट्स में पड़ी होती है इमेजेस, तो आप बड़े प्रोजेक्ट्स में इसी अप्रोच को फॉलो करते हो। ठीक है, अब तीनों इमेजेस दिख रही हैं। चलो, नोट डाउन कर लो तो मुझे बता देना कि मैं आगे बढ़ूंगा। हो गया? ठीक है, आपसे भी नोट डाउन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। देखो, रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ आ ही गए। क्या होते हैं, थोड़ा सा इसे ध्यान से समझना, क्या होते हैं रिलेटिव पाथ, एब्सोल्यूट पाथ। आपका, अगर मैं बात बोलूं, ये आपका फोल्डर था HTML12, ये मेरी एप्लीकेशन इसमें रन हो रही है। ठीक है, और एक फोल्डर इधर और बना देता हूं इमेज के नाम से। हाँ जी बेटा, क्या ड्रैग कॉपी करके पेस्ट किया जाए मतलब? हाँ, यूआरएल, तो सी ड्राइव के अंदर ऐसे वो वाला पाथ बता रहे हो? लिंक, हाँ वो तो कर देगा, वो तो आपको फिर, पर उस पर क्या हो जाएगी, सब चल जाए नहीं उस पर। जब लिंक कह रहे हो, अगर आप लिंक यूज करते हो, उसका पहला नुकसान क्या होता है, जब आप उसे डिप्लॉय करोगे ना तो आप इंटरनेट बेस पे हो गए। अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट नहीं है तो लिंक चलेगा ही नहीं। ठीक है, और अगर आप ऐसे ही बना रहे हो, लिंक को कॉपी कर रहे हो और बेस भी बना रहे हो, तब भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसके आगे भी क्या जुड़ जाएगा, बेस जुड़ जाएगी। हाँ, अगर डायरेक्ट लिंक करना है तो बेस को छोड़ दो, फिर बेस छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, अब ये चीज देखो, ये वाली इमेज जो है, मैंने एक फोल्डर बाहर बनाया मैंने,
इसके अंदर, ठीक है। मेरी एप्लीकेशन किस में है, इसमें है, ये मेरी फाइल के इंडेक्स इस फोल्डर में है, रन मेरी यहाँ पे हो रही है। और इमेज अभी मैं किस में हो रहा है, इमेजेस के अंदर जाता है, एसेट्स के अंदर जा रहा था, मेरी यहाँ से इमेज मुझे मिल रही थी। अब मेरा सीन क्या है, जहां पे मेरी इमेज है वो मेरी क्या है, अलग जगह ही अलग है। मेरी एप्लीकेशन चल रही है HTML12 के अंदर, अब जो फाइल आनी है, इमेज आनी है, वो आनी किसी दूसरे फोल्डर से है। अभी तक तो मेरी क्या है, सीन क्या है, मेरी ये HTML फाइल रन हो रही है और इमेजेस फोल्डर भी कहाँ है, आपके HTML12 फोल्डर के अंदर ही है। मीन मेरी जो एप्लीकेशन रन हो रही है उसका, और जो मेरे इमेजेस का जो पेरेंट फोल्डर है वो क्या है, HTML12 है, एक ही जगह पे दोनों पड़े हैं। ऐसी सिचुएशंस में हम यूज करते हैं रिलेटिव पाथ। जब मेरी इमेज मुझे जो उठानी है वो मेरी एप्लीकेशन फोल्डर में है ही नहीं, वो पड़ी ही कहीं हो रही है। जैसे सपोज करो मैं हूं डी ड्राइव में, मुझे इमेज लानी है सी ड्राइव से, दोनों की ड्राइव्स ही अलग अलग हैं। ऐसी सिचुएशंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, एब्सोल्यूट पाथ। ऐसी सिचुएशन के लिए क्या होता है, एब्सोल्यूट पाथ। इसी का अब काम करते हैं। ये इमेज मुझे यहाँ चाहिए, एक मिनट, ये इमेज चाहिए मुझे अभी, फॉर एग्जाम्पल सिंप्लिसिटी के लिए एक ही रख लेते हैं, ठीक है। और बेस है यहाँ से हटा देते हैं, बेस है तो समझ आई गया है। नॉर्मल है, एक पिक्चर दिख रही है, ठीक है। ये इमेज मेरी कहाँ पड़ी है, इमेजेस के एसेट्स के इमेजेस के अंदर फोल्डर के अंदर पड़ी है। और ये फोल्डर ही कहाँ पड़ा है मेरा, HTML12 के अंदर पड़ा है। अब मुझे क्या लानी है, ये वाली जो इमेज है, मुझे इमेज लानी है इस बाहर वाले दूसरे फोल्डर से, और इसके अंदर इमेज पड़ी है, ये वाली फोल्डर। मुझे सपोज करो ये इमेज दूसरी है, ठीक है, मुझे यहां से लानी है इमेज। इसके लिए मुझे क्या करना, जब मुझे अपने फोल्डर से ही बाहर चले जाना होता है ना, तो ऐसे के लिए क्या लगता है, एब्सोल्यूट पाथ। इसका सिंपल सा तरीका क्या है, इस पर राइट क्लिक करूंगा, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा, प्रॉपर्टीज में इससे मुझे दे दिया सी के यूजर के मेमोरी पूरा पाथ दे दिया, ये मुझे पूरा पाथ दे दिया इसने। मैंने इसके पाथ को कॉपी करा, सी के यूजर्स के अंदर CIPL के डेस्कटॉप के अंदर इमेज नाम के फोल्डर के अंदर मेरी कौन सी इमेज पड़ी है, ये वाले। अब देख रहे हो पाथ पूरा अलग अलग हो गया, पूरा पूरा बात दिया है। पहले का था रिलेटिव पाथ चल रहा था। रिलेटिव पाथ क्या होता है कि मेरा फोल्डर क्या है, मेरी फाइल कौन सी रन हो रही है, index.html, उससे के रिलेटिव में था ना वो इमेज फोल्डर, तो वो डॉट नोटेशन से एक्सेस है, डॉट और स्लैश। जब मुझे कहीं बाहर ही चले जाना होता है ना, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जो उस एप्लीकेशन में होता ही नहीं है, तो उसके लिए कैसे नोटेशन चलती हैं, ये फॉरवर्ड स्लैश वाली। देखा, पहले लेफ्ट हैंड साइड स्लैश था, अब राइट हैंड साइड हो गया। और आपने पूरा पाथ दिया, सी ड्राइव के अंदर जाओ, फिर यूजर्स के अंदर जाओ, फिर CIPL के सिपल के अंदर जाओ, उसके डेस्कटॉप पे जाओ, फिर डेस्कटॉप पे इमेज नाम का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर इमेज मिलेगी। अब आपके देखोगे इमेज आपकी अभी भी उठ जाएगी, अभी भी आ जाएगी इमेज, इमेज अभी भी शो हो रही है। बट अब ये कैसे शो हो रही है, आपके एब्सोल्यूट पाथ से। और पहले कैसे शो हो रही थी, रिलेटिव पाथ से। आपके एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ में ये फर्क होता है। पहला फर्क तो ये चीज होती है। एक बारी आप भी अपनी इमेजेस कहीं और फोल्डर में सेव करो। और एक और बात, आप लोगों का एब्सोल्यूट पाथ में शायद आप कोई यूज कर रहे होगे, वो लाइव सर्वर यूज कर रहे होगे, कोई स्टूडेंट लाइव सर्वर पे नहीं चलता एब्सोल्यूट पाथ। आप देखो एक बार नोटिस करो, लाइव सर्वर पे लगाओ और रन करना, नहीं चल रहा ना। आप नॉर्मल तरीके से जैसे मैं रन कर रहा हूँ ना, बिना गो लाइव करके, फिर चलो एब्सोल्यूट पाथ चल जाएगा। हाँ जी, गो लाइव पे नहीं चल रहा, दूसरे तरीके से चल रहा है। मैं तो नॉर्मल तरीके से रन कर रहा हूँ ना, देखो मैं गो लाइव से थोड़ा रन कर रहा हूँ। मैंने तो कैसे रन करा है, अपने सिंपल HTML फोल्डर के अंदर गया हूँ और इस फाइल को क्लिक करा है और मेरी फाइल ओपन हो गई है। इस तरीके से तुम रन करोगे, रन हो जाएगा। बट गो लाइव से रन करने की कोशिश करोगे, अपनी इस फाइल को रन नहीं होगा। नॉर्मल तरीके से रन हो रहा है, इमेज हो गई है। गो लाइव से किया था, नहीं शो हो रही थी। गो लाइव से कभी भी आपका एब्सोल्यूट पाथ शो नहीं होता।
गो लाइव का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल समझो आपकी वेबसाइट सर्वर पर लाइव हो गई, तभी जब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम काम करते हैं, एपीआई को हिट करते हैं, वो एपीआई के टाइम पे गो लाइव होना चाहिए। उस टाइम पे जब नॉर्मल तरीके से रन करोगे ना, तब एपीआई हिट नहीं होगी। चलो वो बात ही बात है। इस सिचुएशन में गो लाइव में आके आपका एब्सोल्यूट पाथ इसलिए नहीं चलता, कोई चीज सर्वर पर डिप्लॉय हो गई, ठीक है, उसको तुम्हारी सी ड्राइव थोड़ा पता है। समझ रहे हो? आज तो क्या है, नॉर्मल अगर मैं इसे अपने लोकल सिस्टम में होस्ट करूं, अगर मैं इसे जो नॉर्मल तरीके से रन कर रहा हूं, मैं कहां बैठा हूं? अपने लोकल सिस्टम में बैठा हूं। लोकल सिस्टम के वाले को पता है कि मेरी सी ड्राइव क्या है, ठीक है, बट एक किसका सर्वर ही कहीं हो। एक फॉर एग्जाम्पल, अब ये मान लो मेरा लोकल सिस्टम तुम्हारे लोकल सिस्टम की फाइल उठा लेगा, सिस्टम ही बदल गए। गो लाइव का मतलब कहता है कोई चीज सर्वर पर डिप्लॉय हो जानी, लाइव हो जानी। कोई चीज लाइव हो गई, वो तुम्हारे सी ड्राइव को क्यों जानेगी? जब तक तुम एक अपने लोकल सिस्टम में नहीं रहोगे। या तो क्या है, जहां पे वो डिप्लॉय हुई है ना गो लाइव, वहां पे इमेज डाल दी जाए। तभी तो कहते हैं इमेजेस कहां पड़ी होती है? सर्वर्स पे पड़ी होती हैं। अभी आपका क्या है, आपने अपनी वेबसाइट को रन करा गो लाइव करके, बट गो लाइव जब कहीं वो कहीं और डिप्लॉय हो गया, तभी इसका नाम भी क्या है? लाइव सर्वर। कभी आपने नाम सुना लाइव सर्वर? नाम क्यों रखा गया? इसका मतलब ही यही होता है कि आपका ब्राउजर या आपकी जो वेबसाइट है वो कहीं डिप्लॉय हो गई है और लाइव मोड में चल रही है वो। और कोई चीज अगर लाइव मोड में चल रही है, वो आपका सी ड्राइव क्यों जानेगी? कि आपके लोकल सिस्टम का। पर इस तरीके से रन कर लोगे तो इनका क्या हो जाएगा? लोकल होस्ट सिस्टम एक हो जाता है। तो इस तरीके से जब आपका क्या नाम है एब्सोल्यूट पाथ होता है ना, तो अभी सिस्टम वाइज इस तरीके से चल जाता है। बट जब आप इसे अपनी वेबसाइट को प्रोडक्शन मोड में ले जाते हो, तब अपने सर्वर पर इमेज भी डाल देते हो, तो गो लाइव में भी चल जाती है। क्योंकि आपका क्या जो लाइव होता है ना, एक ही सर्वर पर इमेज बड़ी होती है और उसी सर्वर पर लाइव भी हुआ होता है। ठीक है, एक बार इस एब्सोल्यूट पाथ को भी नोट डाउन कर लो। मैं तब तक ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ लूं कोई इशू तो नहीं है। शशिकांत, प्रवीण, प्रशांत, क्लियर है? ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। शिवास, क्या हुआ, लीव कर गए थे आप? कुछ डाउट है आपका कुछ? अच्छा, तो आपने वाली मेरी सुना जो मैंने एब्सोल्यूट पाथ करवाया करा आपने, उसमें थे आप एब्सोल्यूट पाथ में? एब्सोल्यूट पाथ पता है आपको? तो एब्सोल्यूट पाथ पता है ना, जब मेरे दूसरा फोल्डर होता है उसमें चलते हैं सब, क्लियर है ना आपको एब्सोल्यूट पाथ? फिर आगे चल के इस पे हमें काम, आगे चल के इस पे हमें काम करना होगा, तो ये ना उस टाइम पे थोड़ी डिफिकल्टी आए। ठीक, ठीक है, ओके बेटा, ओके ओके। एक बार इस फिर एब्सोल्यूट पाथ को नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ करण बोलो। सर स्क्रीन फिर से ब्लैक होगी। अब ठीक है? नो सर। अभी ठीक नहीं हुई करण? नो सर। अब ठीक हुई करण? नो सर, हो ही नहीं रही। नहीं, कोई एक मिनट देखें, हो गई। करण चेक करो। नहीं हुई सर। नहीं नहीं, जो एक कैंडिडेट है राशिद, वो बोल रहा है हो गई है, तो मे भी आपकी साइड से नेटवर्क इशू होगा। राशिद ने बोला हो रही है। ओके सर, मैं दोबारा से ज्वाइन हाँ करता हूँ। दोबारा ज्वाइन हो जाओ। राशिद बोल रहा है कैंडिडेट कि दिख रही है स्क्रीन, तो मे बी इट इज ओके फॉल्ट सर। फ्रॉम योर साइड। ओके सर। ओके।
हाँ जी करण। सर सेल्फ क्लोजिंग टैग कौन से होते हैं? सेल्फ क्लोजिंग टैग जैसे अपने आप खुलते हैं वही बंद हो जाते हैं, जैसे आपका आईएमजी टैग, बीआर टैग, एचआर टैग, इनपुट टैग, ये सब क्या है, इनको एक बार ओपन कर दो तो बंद करने की नीड नहीं होती। ओके सर। ओके। आगे बढ़ो। देखो इस चीज को थोड़ा सा समझना, कल क्लास में इसका प्रैक्टिकल कराऊंगा। ये फोल्डर सिस्टम की हिरार्की है। अगर एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर, आप मैंने बताया रिलेटिव पाथ में हमें, आपका एक है फोल्डर 1, ठीक है, उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है फोल्डर 2, और इसी फोल्डर 1 के अंदर एक और फोल्डर है फोल्डर 3, और इसी फोल्डर 1 के अंदर फोल्डर है फोल्डर 4, और इसी फोल्डर 1 के अंदर दो इमेजेस भी पड़ी हैं, एक फाइल पड़ी है, ठीक है। अब ये फोल्डर 3 आगे दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। इस फोल्डर 3 के अंदर है फोल्डर 3.1, और इसी फोल्डर 3 के अंदर फोल्डर है फोल्डर 3.2। हिरार्की सही है। द फोल्डर सिस्टम इन कंप्यूटर इज ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ट्री लाइक स्ट्रक्चर ही है ये, ठीक है। इन द राइट साइड पिक्चर, लेट इफ वी आर इन फोल्डर 3.1, ये 31 नहीं है 3.1 है, ठीक है। सपोज करो आपकी एप्लीकेशन जो है वो इसके अंदर है, इसके अंदर फाइल है index.html, वो आप रन कर रहे हो, ठीक है। अब अगर आपकी इमेज इस फोल्डर के अंदर है जो अपनी हायरार्की से एक ऊपर है, कैसे एक्सेस करोगे? अगर आपकी इमेज इस फोल्डर के अंदर है क्या, बट ये बात तो फिक्स है, हो आप क्या अपने रिलेटिव पाथ के अंदर ही हो, ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं बाहर ही चले गए हो। आपकी हिरार्की क्या है, इस ट्री टाइप स्ट्रक्चर के अंदर ही हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो सरनेम है, आपके पापा का भी वही सरनेम है, आपके ग्रैंड पेरेंट का भी सरनेम है, आपके ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट का भी सरनेम वही है। आप हो तो उसी रिलेटिव में, बट आपका मेरा तो सरनेम ही अलग है। तो आप और मैं क्या है, एब्सोल्यूट है, आप अलग हो मैं अलग हो, ठीक है। इस हिरार्की में आप क्या हो, रिलेटिव हो, क्योंकि ये भी पढ़े तो सब एक ही जगह पर हो है, ठीक है। अगर मैं बात बोलूं, मेरी एप्लीकेशन चल रही है इसके अंदर, पर मेरी इमेज मुझे उठानी है यहां से, तो आप कैसे यूज करोगे? अगर मैं हूं अपने इसी के अंदर ही, रेफर टू द सेम फोल्डर, अगर मैं इस 31 के अंदर हूँ 3.1, और मेरी इमेज भी कहां पड़ी है, इसी फोल्डर के अंदर पड़ी है, तो मैं डॉट स्लैश करके एक्सेस करूंगा। और जो मैं अभी तक कर भी रहा था, थोड़ी देर पहले तक मैं देखा जाए, मैंने यहाँ पे डॉट स्लैश ही लिया था। आपने देखा था डॉट स्लैश लिया था? देखो कंट्रोल जेड करके आया होगा कोई, आ गया, आप देख रहे हो डॉट स्लैश, कि क्या था, मैं सेम फोल्डर के अंदर ही था, ठीक है। कि अगर अल्टीमेटली मेरा क्या था, मैं अगर बात करूं, मैं मेरे इसी फोल्डर के अंदर ये भी पड़ा है और ये भी पड़ा है, तो मैंने एक ही डॉट स्लैश करके एक्सेस कर लिया। बट अगर मेरी हायरार्की थोड़ी सी चेंज हो जाती, फॉर एग्जाम्पल मेरा एप्लीकेशन फाइल इसमें होती, पर मेरी इमेज ऊपर वाले में पड़ी होती, तो मैं कैसे यूज करता, डॉट डॉट स्लैश। जहां पे मैंने एक स्लैश लगाया था ना, वन डॉट स्लैश, अब मैं लगाता डबल डॉट स्लैश, तब मैं क्या होता, अपने अपने फोल्डर से एक हिरार्की ऊपर होता। तो अगर मुझे उसकी इमेज को एक्सेस करना होता, तो मैं लगाता डबल डॉट स्लैश। और यही चीज अगर सपोज करो मेरी इमेज इसके अंदर होती, तो मैं लगाता डबल डॉट स्लैश। और ये मत सुना कि ट्रिपल डॉट बन जाएंगे,
ट्रिपल डॉट नहीं होते, तो आप लगाओगे डबल डॉट स्लैश डबल डॉट स्लैश। फिर आप क्या आ जाओगे इसके, अगर अब मैं यही चीज बताऊं, मेरी एप्लीकेशन फाइल है ये, ठीक है, और मुझे फाइल उठानी है सपोज करो ये वाली, इस फाइल का नाम है abc.jpg। तो मैं कैसे करूंगा, डबल डॉट स्लैश फोल्डर 1 स्लैश abc.jpg, यही पाथ बनेगा। फिर से बताता हूं, मेरी एप्लीकेशन है इसके अंदर और मुझे इमेज उठानी है इसके अंदर से, और ये इमेज का नाम है flower.jpg, ठीक है। मुझे अब कैसे जाना पड़ेगा, डबल डॉट स्लैश, फिर लगा के फोल्डर 1 आया, फिर लगा के flower.jpg आया। अब अगर सपोज करो एग्जांपल, मुझे कौन स्टूडेंट बताएगा, मैं हूं इस फोल्डर के अंदर और इस फोल्डर के अंदर एक इमेज पड़ी है abc.jpg, तो मुझे कौन बताएगा, मुझे अगर इसे एक्सेस करना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। देखो, व्हाट इज द रिलेटिव पाथ ऑफ code.jpg फाइल व्हेन यू आर इन फोल्डर 2, इस बात का बताओ क्या लिखोगे, what is the relative path of the code.jpg फाइल when you are in folder 2। आप फोल्डर 2 कहां पर है, अब बताओ क्या लगाओगे आप, ये मुझे कौन बताया, मेरा एप्लीकेशन फाइल है जिस नाम का है कोड, जिस फाइल है जो भी, what is the relative path of code file when you are in folder 2, what is the relative path of the code file when you are related to। अच्छा, इस क्वेश्चन से समझे क्या हो आप, पहले बताओ इस क्वेश्चन से समझे क्या हो, ये क्वेश्चन ने बोला क्या है। ये देख लो, code.jpg फाइल ये है, देख रहे हो ना, इसे थोड़ा बड़े उसमें ले, code.jpg फाइल ये है, ठीक है, और आपकी एप्लीकेशन फोल्डर क्या है, फोल्डर 2। अब आप बताओ, अपने अंदर ये वाली फाइल को एक्सेस करना है, क्या पाथ लगाओगे, डबल डॉट स्लैश, ओके। आप एक बताओ, डबल डॉट स्लैश क्या लगाओ, मैं बताओ क्या लगाओ, मैं बताओ क्या लगाओ, हाँ, डबल डॉट स्लैश और फोल्डर का नाम, आप सेम, कौन बोल रहा है डबल डॉट स्लैश और कौन कौन बोल रहा है, मैं, मेरी फाइल है इसके अंदर, मुझे इमेज एक्सेस करनी है इस फोल्डर के अंदर, और इमेज क्या है, code.jpg। अब इसके अंदर मैं इमेज के एसआर में मैं क्या डालूं, सिंगल डॉट स्लैश, ठीक है, आप डबल डॉट स्लैश बोल रहे हो, ठीक है, आपने सिंगल डॉट स्लैश बोला और आपने डबल डॉट स्लैश, और आप क्या बोलते बेटा, डबल डॉट स्लैश और फोल्डर का नेम, ठीक है, आपने बोला सिंगल डॉट स्लैश, आपने बोला डबल डॉट स्लैश और आपने एक बस डबल डॉट स्लैश बोल के फोल्डर, एग्जैक्ट पाथ क्या है जो उन्होंने बोला है, डबल डॉट स्लैश। सिंगल डॉट स्लैश, एक बात बताओ, इमेज इसी फोल्डर 2 के अंदर है, नहीं है, तो सिंगल डॉट स्लैश का नाम ही नहीं उठता। डबल डॉट स्लैश कब बनता है, जब फोल्डर 1 से ऊपर आ जाओ और उसके ऊपर भी फोल्डर 1 के ऊपर होता है फोल्डर 0। हिरार्की क्या होती है, जब एक लेवल ऊपर जाने का क्या होता है, डबल डॉट स्लैश, डबल हिरार्की ऊपर जाने का क्या होता है, डबल डॉट स्लैश डबल। आपने तो यहीं तक ही रुक जाना है, तो क्या है, डबल डॉट स्लैश ही तो रहेगा बस, डबल डॉट स्लैश। हाँ, इसके लिए अगर आपकी एप्लीकेशन इसके अंदर होती और इसके लिए आप करना होता, फिर डबल डॉट स्लैश चलता, ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, सबका स्टार्टिंग है। पर ये सारी की सारी चीजें हैं क्या, है ये रिलेटिव पाथ ही, बस रिलेटिव पाथ के अंदर ही किसी फाइल को एक्सेस। ऑल दो जब आप ये रिएक्ट पर आओगे, ये जो मैंने इतना आपको फोल्डर स्ट्रक्चर बताया ना, कि उसमें भी आप रिएक्ट में क्या करोगे, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर जाओगे, एक फाइल को दूसरे, आपको ऑटोमेटिक सजेशंस आएंगी, इतना बड़ा काम आपको करना नहीं पड़ेगा।
बट क्या है, गलती से ऑटोमेटिक सजेशंस ऑफ हो गई अगर, फिर तो आप बिल्कुल वो पड़ जाओगे, अब कैसे फाइल को उठाया जाए। कभी कभार ऑटोमेटिक सजेशंस कभी आपकी वीक पड़ जाती है, नहीं चलती। अगर वो ऑटोमेटिक सजेशन, बाकी ऐसा नहीं है जब आप इमेज लाओगे ना, स्मार्ट है, अपने आप आपको सजेशन दे देगा कि आप इस पे जाते हो, डबल डॉट स्लैश आपको खुद ब खुद लग के आ जाएंगे। बट क्या है, अपने को पता होना चाहिए कभी ऑटोमेटिक सजेशन बंद हो जाए तो आपको कैसे इमेज को लेके आना है, अपनी नॉलेज में होना चाहिए। इतना भी ऑटोमेटिक सजेशन में डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार रिएक्ट की एप्लीकेशन पता है क्या होती है, कैचे मेमोरी पे बहुत डिपेंड करती है। कभी कभार ये इश्यूज आ जाते हैं, बहुत बारी आ जाते हैं। 20% आपके साथ इशू फेस करोगे कैचे मेमोरी के चक्कर में, सजेशन नहीं आई या ऑटोमेटिक, ये आते हैं कभी कभार रिएक्ट में इशू। तो उस कंडीशन में खुद से तो मैनुअली करनी आनी चाहिए ना। बस मेरा समझाने का मतलब ये था। ऑनलाइन स्टूडेंट से एक बार पूछ लेते हैं, कोई डाउट तो नहीं है, फिर वाइंड अप करते हैं सेशन को। शशिकांत, शहबाज, प्रवीण, क्लियर है बेटा आप सबको? ओके 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 प्रवीण, वेरी गुड। वाइंड अप करूं फिर सेशन को? ओके, फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं, बाकी सेशन कल करते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।